Good morning all of you. Welcome in online class of Urmila Devi PG College, Rasar, Barod, Prayagraj. Myself Neeraj Tiwari. In the previous lecture, we discussed about the thermodynamics, which is the topic of physics second paper of BSc Part 1, Kinetic Theory and Thermodynamics, unit number 3. We discussed about the thermodynamics and basic concepts in the previous video lecture. पिछली क्लास में हमने आपको थर्मोडायनेमिक्स के बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। थर्मोडायनेमिक्स क्या है, सिस्टम क्या है, सराउंडिंग, टाइप्स ऑफ सिस्टम। इसके बाद हमने आपको एनालिसिस बताई कि किस एनालिसिस की स्टडी हम यहाँ करेंगे, मैक्रोस्कोपिक, माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस, ये हमने आपको बताया। आज हम आपको थर्मोडायनेमिक्स में ही एक टॉपिक हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स जो है बेसिकली 3 E's की स्टडी है, स्टडी ऑफ 3 E's है, यानी कि उसमें हम 3 E के बारे में अध्ययन करते हैं। 3 E का मतलब फर्स्टली एनर्जी, दूसरा एंट्रोपी, तीसरा इक्विलिब्रियम। एनर्जी, एंट्रोपी और इक्विलिब्रियम, यही 3 E के बारे में हम यहाँ अध्ययन करते हैं। तो बेसिकली आपको उसमें हमने बताया था कि थर्मोडायनेमिक्स इज द स्टडी ऑफ 3 E's। तो उसी में हमने इक्विलिब्रियम को थोड़ा शॉर्ट फॉर्म में बताया था आपको। आज उसी इक्विलिब्रियम को हम थोड़ा बेसिकली आपको बताते हैं। फर्स्ट टॉपिक हम यहाँ ले रहे हैं थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम। व्हाट इज द थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम? तो इक्विलिब्रियम की अगर बात की जाए तो मैकेनिक्स में अगर इक्विलिब्रियम की हम बात करते हैं तो मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम जनरली मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, अगर मैकेनिक्स में हम जाने तो मैकेनिक्स में इक्विलिब्रियम हम कहते हैं कि किसी भी ऑब्जेक्ट पे एक्ट करने वाले जो सारे फोर्स हैं, अगर उनका अलजेब्रिक सम यानी बीजगणितीय योग शून्य है तो हम कहते हैं कि वो सिस्टम यानी वो बॉडी क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। बट इन थर्मोडायनेमिक्स अगर हम इक्विलिब्रियम की बात करें तो थर्मोडायनेमिक्स में इक्विलिब्रियम की बात करें तो इक्विलिब्रियम थर्मोडायनेमिक्स में थोड़ा ब्रॉड होता है। इसमें हम सिस्टम को थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम तब कहेंगे जब कोई थर्मोडायनेमिक सिस्टम मैकेनिकल, केमिकल, थर्मल, इन तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करे, तब वो हमारा सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन में हमने आपको लिखा है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम। मैकेनिकल का मतलब है मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट और ऑन एन बॉडी, यानी किसी भी बॉडी पे कार्य करने वाले जो सारे फोर्स हैं अगर वो इक्वल हो, एक समान हो, यानी सारे दिशाओं से लगने वाले जो बल हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे, किसी भी सिस्टम पे, वो क्या हो, अगर एक समान है तो हम कहेंगे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक। केमिकल का मतलब है इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल। केमिकल पोटेंशियल इक्वल अगर रहे तो किसी भी ऑब्जेक्ट, यानी यदि हम 2 केमिकल कंसीडर करते हैं, यदि उनका केमिकल कंपोजिशन सेम है, केमिकल पोटेंशियल सेम है, तो उनमें कोई रिएक्शन फाइंड नहीं होगा, कोई रिएक्शन नहीं होगा। रिएक्शन तभी होगा जब उनका केमिकल पोटेंशियल डिफर होगा। जब केमिकल पोटेंशियल डिफर होगा तब एक केमिकल दूसरे केमिकल के साथ रिएक्ट करेगा, एक नए प्रोडक्ट को बनाएगा। ठीक। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कोई सिस्टम तब कहा जाएगा जब वो केमिकली, देखिए हमने डेफिनेशन बताया कि सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम इफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड एंड डेफिनिट। यानी यदि केमिकल कंपोजिशन, यानी जो केमिकल कंपोजिशन है अगर वो फिक्स्ड हो, डेफिनिट हो, निश्चित हो, उसमें कोई अंतर ना हो सिस्टम के, तो सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब है कि यदि 2 केमिकल्स के केमिकल पोटेंशियल आपस में इक्विवेलेंट होंगे तो वो दोनों आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे और समान रहेंगे। फॉर एग्जांपल हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि यदि हम मान लें कि 2 केमिकल हमारे जैसे A और B 2 केमिकल हैं, ये आपस में रिएक्ट करते हैं और हमको एक नया कंपाउंड देते हैं C+D। ठीक है, 2 केमिकल नए हमको मिलते हैं C+D। अब C+D को अगर ये रिएक्ट करें और हमको पुनः A+B वापस मिल जाए तो हम कहेंगे हमारा केमिकल A+B जो है क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम है। यानी A+B केमिकल पोटेंशियल के आधार पे केमिकली रिएक्ट करें, अगर हमको C+D मिलता है और C+D के द्वारा पुनः हमको A+B फाइंड हो जाता है तो हम कहेंगे ये केमिकल इक्विलिब्रियम में है।
ठीक, यानी कहने का मतलब है कि दो केमिकल इक्विलिब्रियम में तब कहे जाएंगे जब उनके केमिकल पोटेंशियल यानी उनकी एनर्जी क्या हो, इक्वल हो। जब एनर्जी इक्वल होगी तो एक दूसरे से रिएक्ट नहीं करेंगे और एक निश्चित रूप में एक निश्चित केमिकल कंपोजिशन में बने रहेंगे। समझ रहे हैं? तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि सिस्टम इज सेड टू बी इन केमिकल इक्विलिब्रियम। रासायनिक समतुल्यता में कहा जाएगा इफ द केमिकल कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम रिमेन्स फिक्स्ड, यानी फिक्स्ड स्थिर हो यानी निश्चित हो, एंड डेफिनेट का मतलब निश्चित हो, यानी यदि केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती है तो हम कहेंगे कि हमारा सिस्टम क्या है, केमिकल इक्विलिब्रियम में है। ठीक, तीसरा है थर्मल इक्विलिब्रियम। थर्मल इक्विलिब्रियम में हम किसी सिस्टम को कहेंगे व्हेन ए सिस्टम इज कॉन्टेक्टेड विथ अनदर सिस्टम and if their temperature they said to be in thermal equilibrium if their all part of temperature of one system is equal to the all part of temperature of another system, यानी यदि किसी एक निकाय का के सभी भागों का टेम्परेचर दूसरे निकाय के सभी भागों के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट है, दोनों सिस्टम के सभी भागों का टेम्परेचर एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, तो दोनों सिस्टम एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। यानी कि यदि उनका टेम्परेचर, यानी जैसे हम मान लें कि एक हमारा सिस्टम ये है, ये दूसरा सिस्टम, यदि ये दोनों सिस्टम एक दूसरे के कांटेक्ट में आते हैं तो हीट फ्लो के माध्यम से हीट फ्लो करेगा और तब तक हीट फ्लो करता रहेगा जब तक उनके बीच का टेम्परेचर डिफरेंस इक्वल ना हो जाए। जब टेम्परेचर सेम हो जाएगा तो हीट फ्लो करना बंद कर देगा। जब उनका टेम्परेचर आपस में बराबर हो जाएगा तो हम कहेंगे ये सिस्टम इस सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम है या ये सिस्टम एक सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में है। यानी कि हम कह सकते हैं टू सिस्टम आर सेड टू बी इन थर्मल इक्विलिब्रियम if all part of temperature of all part of a system is equal to the टेम्परेचर ऑफ ऑल पार्ट ऑफ अनदर सिस्टम, यानी यदि एक निकाय एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, यानी थर्मल इक्विलिब्रियम का मतलब कह सकते हैं आप उष्मीय समतुल्यता में कहा जाएगा जब एक सिस्टम के सभी भागों का टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के सभी भागों के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर हम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की बात करें तो हम कह सकते हैं कि सिस्टम is said to be in thermodynamic equilibrium if it is in mechanical equilibrium, यानी यदि कोई सिस्टम मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में भी हो, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी एक सिस्टम एक निकाय आपका थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब वो सिस्टम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में हो, केमिकल इक्विलिब्रियम में हो और थर्मल इक्विलिब्रियम में हो। यानी वो सिस्टम जो इन तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करे, इन तीनों इक्विलिब्रियम में हो, वही सिस्टम हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तो यहाँ से हमने थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन एक नज़र आपको दिखाते हैं। इस सिस्टम इज सेड टू बी इन थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम इफ इट इज इन मैकेनिकल, केमिकल एंड थर्मल इक्विलिब्रियम, यानी एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा यदि वह मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कब कहा जाएगा? मैकेनिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन हमने आपको बताई कि यदि वहाँ कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स यानी असमतुल्य बल ना हो, यानी जो भी फोर्स एक्ट करते हैं वो एक दूसरे के क्या हो, इक्विवेलेंट हो। यहाँ हमने लिखा इफ देयर आर नो अनबैलेंस्ड फोर्स बिटवीन सिस्टम एंड सराउंडिंग और बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम इज नोन एज मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, यानी एक सिस्टम आपका मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा यदि सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में कोई भी अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट न करता हो या सिस्टम के सभी पार्टों पे एक समान फोर्स लगता हो, अनबैलेंस्ड फोर्स यानी बलों में कोई भी डिफरेंस ना हो, और बिटवीन डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम, यानी कि डिफरेंट पार्ट ऑफ सिस्टम के अलग अलग भागों पे जो फोर्स है वो क्या हो, इक्विवेलेंट हो, अनबैलेंस्ड फोर्स एक्ट नहीं करता है, जहाँ पे वही सिस्टम हमारा क्या कहा जाता है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। ठीक, केमिकल इक्विलिब्रियम में हमने आपको बताया कि वो सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जिसमें क्या हो, केमिकल पोटेंशियल इक्विवेलेंट हो, यानी कहने का मतलब है वो सिस्टम आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जिसका केमिकल कंपोजिशन क्या हो, फिक्स्ड हो या डेफिनेट हो, यानी कांस्टेंट हो, निश्चित हो। ठीक ना, उसमें कोई भी केमिकल रिएक्शन ना हो तो सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा एक सिस्टम जब एक सिस्टम किसी दूसरे सिस्टम के साथ, थर्मल इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब एक सिस्टम के का टेम्परेचर दूसरे सिस्टम के टेम्परेचर के इक्विवेलेंट हो।
समझ रहे हैं ना, दोनों सिस्टम एक दूसरे के क्या होंगे, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में, सिंपली आप याद करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए ये चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम यानी इक्विलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन एन ऑब्जेक्ट, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट पे कार्य करने वाले सभी बल क्या हो, बराबर हो, ठीक ना। या प्रेशर भी आप कह सकते हैं, प्रेशर भी क्या हो, इक्विवेलेंट हो, बराबर हो, ठीक। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम होगा। केमिकल इक्विलिब्रियम इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, जब उनके बीच की एनर्जी यानी दो केमिकल्स की एनर्जी या केमिकल पोटेंशियल इक्विवेलेंट होगा तो उनमें कोई भी रिएक्शन नहीं होगा और क्या रहेंगे, केमिकल कंपोजिशन हमारा फिक्स रहेगा या कांस्टेंट रहेगा, डिफिनिट रहेगा, निश्चित रहेगा, ठीक है। तो केमिकल इक्विलिब्रियम में कब होगा, जब इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, यानी कहने का मतलब है आप इतना याद रखेंगे, जब उनका केमिकल पोटेंशियल आपस में इक्विवेलेंट रहेगा, इक्वल रहेगा, तब वहाँ कोई भी केमिकल रिएक्शन नहीं होगा। जब केमिकल रिएक्शन आपका नहीं होगा तो सिस्टम हमारा केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा, ठीक। थर्मल इक्विलिब्रियम में इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर का मतलब है कि जब दो निकायों के बीच के टेम्परेचर आपस में बराबर हो तो दोनों निकाय एक दूसरे के थर्मल इक्विलिब्रियम में कहे जाएंगे। यानी एक निकाय को दूसरे निकाय के अगर हम कांटेक्ट में रखते हैं तो उसमें क्या होता है, हीट फ्लो होता है। हीट फ्लो होने के बाद क्या होता है, कुछ समय के बाद उनका टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट हो जाता है, तो एक सिस्टम दूसरे सिस्टम के क्या होता है, थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाता है। तो थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए आप सिंपली कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, यानी जहां सिस्टम के दो सिस्टम के टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट हो, सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम कहा जाएगा। सिस्टम और सराउंडिंग के बीच में टेम्परेचर क्या हो, इक्विवेलेंट हो, सिस्टम हमारा थर्मल इक्विलिब्रियम में कहा जाए। केमिकल इक्विलिब्रियम में इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, केमिकल पोटेंशियल यानी केमिकल कंपोजिशन कांस्टेंट रहेगा, केमिकल रिएक्शन नहीं होगा जहां पे, तो सिस्टम हमारा क्या होगा, केमिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। मैकेनिकल में क्या है, मैकेनिकल में इक्विलिटी ऑफ फोर्सेस, यानी जहां पे फोर्स क्या हो, इक्विवेलेंट हो, जितने भी फोर्स कार्य करते हैं किसी भी ऑब्जेक्ट पे या किसी भी सिस्टम पे कार्य करने वाले सारे बल क्या हो, इक्विवेलेंट हो, एक समान हो, तो वहां पे क्या होगा, सिस्टम हमारा मैकेनिकल इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा। तब थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में हम इस प्रकार से कह सकते हैं कि कोई भी सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में तब कहा जाएगा जब वो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा, ठीक है। ये हो गया हमारा थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में, ठीक है। अब यहाँ क्लियर कट करते हैं, थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम हम जान गए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक आते हैं प्रॉपर्टी। थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में जाना आपने कि एक सिस्टम थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में कहा जाएगा जब वो मैकेनिकल, केमिकल और थर्मल तीनों इक्विलिब्रियम को फॉलो करेगा। मैकेनिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमने आपको बताया, थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में भी बताया और केमिकल इक्विलिब्रियम के बारे में भी हमने बताया। सिंपली मैकेनिकल के लिए हम कह सकते हैं इक्विलिटी ऑफ ऑल फोर्सेस, केमिकल इक्विलिब्रियम के इक्विलिटी ऑफ केमिकल पोटेंशियल, थर्मल इक्विलिब्रियम के लिए हम कह सकते हैं इक्विलिटी ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। इस प्रकार से सिंपली हम बता सकते हैं। एक सेकेंड, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है प्रॉपर्टीज। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम क्या है? प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, किसी भी सिस्टम की अगर प्रॉपर्टी की बात की जाए तो प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज नथिंग और नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स है वही उसकी प्रॉपर्टी कही जाती है। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है किसी भी सिस्टम की जो विशेषताएं हैं, विशेषताएं हैं वही क्या है, प्रॉपर्टीज ऑफ सिस्टम कही जाएंगी, यानी सिस्टम की जो विशेषताएं होंगी। तो सिंपली अगर सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम जाने, जो फिजिकली हम ऑब्जर्व करते हैं या सिस्टम को हम कंसीडर करते हैं, सिस्टम टाइप्स ऑफ सिस्टम हमने आपको पढ़ाया है, सिस्टम हमारे हैं। अगर हम किसी सिस्टम को कंसीडर करते हैं, सिस्टम की प्रॉपर्टीज के बारे में अगर हम बताएं तो हमने कहा कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज द प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम।
सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी, उसकी जो विशेषताएं होंगी। तो किसी भी सिस्टम की फिजिकली अगर हम ऑब्जर्व करें किसी भी सिस्टम की विशेषताएं यानी कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हम कंसीडर करें, जैसे प्रेशर, किसी भी सिस्टम का जो प्रेशर है, डिफरेंट पार्ट प्रेशर है या टेम्परेचर है, उसका वॉल्यूम है या उसकी डेंसिटी है, एनर्जी है, ये इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज हैं। तो जो डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो इसकी हैं, वही जो हम ऑब्जर्व करते हैं वही हमारी क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। जैसे हमने कहा कि प्रेशर है, वॉल्यूम है, टेम्परेचर है, डेंसिटी है, एनर्जी है, ये इसकी क्या है, डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। जो ये डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स इसकी प्रॉपर्टी कही जाएंगी। तो जैसे हम किसी सिस्टम की ऑप्टिकली अगर हमको प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम यानी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करना हो, तो अगर हमको किसी भी सिस्टम की दो प्रॉपर्टी, मिनिमम दो प्रॉपर्टी हमको पता होनी चाहिए। अगर हमको दो प्रॉपर्टी पता है तो उन प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, और उसी पर्टिकुलर पॉइंट पे जिसपे हम उन दो प्रॉपर्टीज को डिफाइन करेंगे, वही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या कहा जाएगा, उसका स्टेट कहा जाएगा। व्हाट इज द स्टेट? स्टेट क्या है? स्टेट क्या है? स्टेट ये है कि जैसे जिस पर्टिकुलर पॉइंट पे, एक पॉइंट जहां पे हम किसी भी सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, तो किसी भी सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए मिनिमम हमको दो प्रॉपर्टी की जरूरत पड़ती है, यानी दो प्रॉपर्टी की आवश्यकता पड़ती है। अगर हमको दो प्रॉपर्टी नहीं, केवल हमको प्रेशर पता है, हम प्रेशर के आधार पर हम किसी भी पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। ठीक, तो हम यहाँ से अगर किसी सिस्टम को डिफाइन हम करना चाहते हैं, किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टीज को या उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं, तो सिंपली हमको दो प्रॉपर्टी नोन होने चाहिए। तो हमने मान लिया कि प्रेशर और एक वॉल्यूम, हम प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ कंसीडर करते हैं। तो किसी भी सिस्टम की प्रॉपर्टी हम मानते हैं कि स्टेट एक पर्टिकुलर पॉइंट पे जहां पे हम सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स को या प्रॉपर्टी को डिफाइन करते हैं, वही पर्टिकुलर पॉइंट हमारा क्या कहा जाता है, पर्टिकुलर स्टेट कहा जाता है। तो हमने मान लिया कि हमारा कोई स्टेट है, स्टेट ऑफ ए सिस्टम है। स्टेट हमने मान लिया कि यहाँ पे, जैसे यहाँ सिंपली समझिए, हमने मान लिया ये कोई स्टेट है, स्टेट 1 है। ठीक, यहाँ पे हमारे सिस्टम का कोई सिस्टम हमने लिया है, उस सिस्टम का प्रेशर यानी उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने प्रेशर कंसीडर, प्रेशर उसका P1 है, डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। फिर हम इस पर्टिकुलर स्टेट पे हम ये कह सकते हैं, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे या पॉइंट 1 पे, स्टेट 1 पे सिस्टम का जो प्रेशर है वो P1 है, डेंसिटी जो है ρ1 है, वॉल्यूम जो है V1 है, टेम्परेचर जो है T1 है। इस प्रकार से हम इस स्टेट को डिफाइन कर सकते हैं। यानी किसी स्टेट को बताने के लिए हमको मिनिमम प्रॉपर, यानी कि किसी भी सिस्टम के कैरेक्टरिस्टिक्स को जानना बहुत आवश्यक है। कम से कम दो कैरेक्टरिस्टिक्स जब तक हमको पता नहीं, जैसे हमको प्रेशर वॉल्यूम पता हो या प्रेशर टेम्परेचर पता हो, तभी हम उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को उसको एक स्टेट में डिफाइन कर सकते हैं। तो किसी भी पर्टिकुलर पॉइंट पे डिफाइन करने के लिए हमको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में पता होना चाहिए। तो हमने यहाँ माना कि ये पर्टिकुलर पॉइंट, हमने बताया कि इस पर्टिकुलर पॉइंट 1 पे, स्टेट 1 में सिस्टम का प्रेशर P1 है, डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। हम एनर्जी इंटरेक्ट करते हैं, सिस्टम को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, तो सिस्टम क्या होता है, हमारा एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में चला जाता है। सिस्टम को जब हम एनर्जी प्रोवाइड करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो हम देखते हैं, हम मानते हैं कि सिस्टम का प्रेशर P2 हो जाता है, डेंसिटी ρ1 से बदल के ρ2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से बदल के V2 हो जाता है, टेम्परेचर T1 से बदल के T2 हो जाता है। तो यहाँ देख रहे हैं कि एक स्टेट पे हमने थोड़ी एनर्जी प्रोवाइड किया, एनर्जी ट्रांसफॉर्म किया, एनर्जी इंट्रैक्शन के माध्यम से या मास इंट्रैक्शन के माध्यम से उसके प्रेशर, वॉल्यूम या डेंसिटी, टेम्परेचर में चेंजिंग होती है। तो चेंजिंग होती है, इस कैरेक्टरिस्टिक्स के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी, यहाँ इसकी प्रॉपर्टी P1 ρ1 V1 T1 थी, अब ये बदल के P2 ρ2 V2 और T2 हो गई। तो इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने वाला जो पर्टिकुलर पॉइंट होगा वो हमारा एक पर्टिकुलर स्टेट कहा जाएगा। यानी किसी भी सिस्टम के एक पर्टिकुलर पॉइंट या पर्टिकुलर स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको क्या होना चाहिए, हमको क्या हो, हमको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता होनी चाहिए। जब तक हमको सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स पता नहीं होगी, प्रॉपर्टी नहीं पता होगी, तब तक हम किसी पर्टिकुलर पॉइंट को डिफाइन नहीं कर सकते हैं। तो पर्टिकुलर स्टेट्स को डिफाइन करने के, जैसे हमने यहाँ बताया आपको कि स्टेट 1 पे इसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर ये है, और जैसे हम एनर्जी इंटरेक्ट करते हैं उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स बदल जाती है, यानी उसकी प्रॉपर्टी बदलती है। प्रेशर P1 से बदल के P2 हो गया, डेंसिटी ρ1 से बदल के ρ2 हो गया। तो ये कैरेक्टरिस्टिक्स जिस पॉइंट को डिफाइन करेगी, जिस पॉइंट पे प्रेशर आपका P2 होगा, डेंसिटी ρ2 होगी, वॉल्यूम V2 होगा, टेम्परेचर T2 होगा, उसी पर्टिकुलर पॉइंट को एक स्टेट हम कंसीडर करेंगे। तो हम यहाँ कहते हैं कि हमारा सिस्टम क्या है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में चेंज हो गया। ठीक, स्टेट 1 से स्टेट 2 में हमारा सिस्टम क्या है,
चेंज हो गया। इस प्रकार से हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं कि सिस्टम हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, स्टेट 1 में हम देख रहे हैं प्रेशर P1 है, डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। स्टेट 2 में जब हम एनर्जी इंटरेक्ट करते हैं, प्रेशर हमारा बदल गया, P2 हो गया, डेंसिटी ρ2 हो गई, वॉल्यूम V2 हो गया, टेम्परेचर T2 हो गया। एक कंटिन्यूअस चेंज होता है। इसी प्रकार से हम यहाँ देखते हैं कि एक ये जो चेंज होता है स्टेप बाय स्टेप इस प्रकार से होता जाता है और इस प्रकार से हमारी चेंजिंग हमको प्राप्त होती है। यहाँ से इस प्रकार से ये चेंज होता है। ठीक, अब हम यहाँ मान लेते हैं कि स्टेट 1 को मान लेते हैं ये इनिशियल स्टेट है, इसको हम मानते हैं एक फाइनल स्टेट है। अब यहाँ सिस्टम को एनर्जी इंटरेक्ट करते हैं तो एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में ये चेंज हो जाता है। तो वही दो कैरेक्टरिस्टिक्स के बीच में जो ये आपका चेंज ऑफ स्टेट है, जो कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट आपका है, लगातार स्टेट्स जो चेंज होते हैं थोड़ी सी एनर्जी प्राप्त करने पे, इस पॉइंट पे, फिर इस पॉइंट से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से सिस्टम क्या है, दो पॉइंट्स के इनिशियल स्टेट में इंटरमीडिएट जो इसके स्टेट है, जो एक कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, यही कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट एक यानी इनिशियल से सिस्टम हमारा फाइनल पे पहुंचता है इस कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट से। इसी कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को हम कहते हैं जो लगातार ये स्टेट इसके चेंज होते हैं, एनर्जी इंटरेक्शन के माध्यम से स्टेट लगातार चेंज होता जाता है, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल पे पहुंचता है। तो यही कंटिन्यूअस जो चेंज ऑफ स्टेट है, इसी को हम कहते हैं प्रोसेस। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि प्रोसेस क्या है, प्रोसेस इज द कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। प्रोसेस इज नथिंग बट कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, यानी लगातार जो स्टेट्स में चेंजिंग है, यानी सिस्टम हमारा क्या है, एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक में पहुंचता है, उसके बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं जो लगातार चेंज होते हैं, यही इंटरमीडिएट स्टेट्स, यही कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट ही हमारा क्या कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। इस प्रकार से हम यहाँ समझते हैं प्रोसेस। प्रोसेस की डेफिनेशन निकल के हमको मिलती है यहाँ से। प्रोसेस क्या हो गया, प्रोसेस आपका है कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट। कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, एक स्टेट से सिस्टम को हमने एनर्जी प्रोवाइड की, वो एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज हो जाता है। तो एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में चेंज होने पे जो स्टेट्स को फॉलो करके वो चेंज होता है, उसके बीच के यानी इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में पहुंचने के बीच में, इनिशियल से फाइनल के बीच के जो इंटरमीडिएट कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट्स है, उसी को हम क्या कहते हैं, उसी को हम प्रोसेस कहते हैं। यानी कोई सिस्टम इनिशियल से फाइनल आता है, जिस कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट के माध्यम से आता है, वही कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट हमारा प्रोसेस कहा जाता है। ठीक, प्रोसेस। अब यहां से हम जानते हैं कि प्रोसेस सिंपली 2 टाइप्स के होते हैं, यानी 2 प्रकार के होते हैं। प्रोसेस हमारा 2 प्रकार का होता है, रिवर्सिबल प्रोसेस, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस, ध्यान दीजिए। रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम एक बार फिर से आपको इसको बताते हैं, एक बार फिर से हम इसको दिखाते हैं, आपको बताते हैं। देखिए, हमने आपको कहा कि हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम में हमने आपको बताया कि प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम इज नथिंग बट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम, यानी किसी भी सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होगी वो उसकी प्रॉपर्टी कही जाएगी। कैरेक्टरिस्टिक्स का मतलब है विशेषताएं। ठीक, विशेषताओं से अगर हम समझें तो किसी के बारे में हम जो कुछ बताएं, जैसे हमको गाय पे निबंध, हम लोग पिछले क्लासेस में पढ़ते थे, गाय पे निबंध लिखे, गाय पे ऐसे लिखते तो हम क्या बताते हैं, हम उसकी विशेषताएं बताते थे कि गाय एक पालतू जानवर है। उसके बाद हम वहाँ बताते थे उसकी 2 सींग हैं, 2 आँख है, 1 पूंछ है, 4 पैर हैं। इस प्रकार से उसकी जो विशेषताएं हैं, उसी प्रकार से सिस्टम की प्रॉपर्टी क्या है, जो उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जो उसकी विशेषताएं हैं, वही इसकी कैरेक्टर यानी प्रॉपर्टी कही जाएंगी। तो प्रॉपर्टी में हमने आपको बताया कि डिफरेंट, सिंपली हम प्रॉपर्टी की अगर बात करें, कैरेक्टरिस्टिक्स की बात किसी सिस्टम की, तो सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स जिसको हम फिजिकली ऑब्जर्व करते हैं, जैसे उसका प्रेशर है, उसका वॉल्यूम है, उसका टेम्परेचर है, उसकी डेंसिटी है, ये इसकी डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स है। ठीक, अब इन डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स को स्पेसिफाई करने के लिए, बताने के लिए हमको क्या है, एक पर्टिकुलर पॉइंट की आवश्यकता होती है जिसको हम बोलते हैं स्टेट। स्टेट को डिफाइन करने के लिए हमको पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स पता होने चाहिए। कम से कम 2 कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हमको पता रहेंगी तभी हम किसी पर्टिकुलर स्टेट्स के बारे में बता सकते हैं। जैसे हमने मान लिया कि कोई पर्टिकुलर पॉइंट है, यहाँ पे हमारा कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे सिस्टम की का प्रेशर P1 है, डेंसिटी ρ1 है, वॉल्यूम V1 है, टेम्परेचर T1 है। ठीक,
और हम उसको एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं मास इंटरेक्शन के माध्यम, एनर्जी इंटरेक्शन के माध्यम से हम देखते हैं कि सिस्टम हमारा क्या है कि उसका प्रेशर बदल के P2 हो जाता है, डेंसिटी बदल के ρ2 हो जाती है, वॉल्यूम V1 से हो जाता है V2, टेम्परेचर T1 से हो जाता है T2, यानी एक निश्चित, यानी कहने का मतलब है एक कैरेक्टरिस्टिक से दूसरे कैरेक्टरिस्टिक्स में सिस्टम आ जाता है। इस कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने वाला जिस पॉइंट पे इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स इस प्रकार की होती है वही पॉइंट हमारा एक स्टेट कहा जाएगा। यानी किसी भी सिस्टम के पर्टिकुलर स्टेट्स को डिफाइन, यानी किसी भी सिस्टम के यानी कि कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करने के लिए हमको एक पर्टिकुलर स्टेट्स की आवश्यकता पड़ती है। तो इस स्टेट्स के माध्यम से हम यहाँ कह सकते हैं कि सिस्टम हमारा स्टेट 1 में था तो उसका प्रेशर P1, वॉल्यूम V1, टेम्परेचर T1, डेंसिटी ρ1 थी। स्टेट 2 में एनर्जी इंटरेक्शन के माध्यम से जब स्टेट 2 में आता है तो उसका जो है सिस्टम की कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसका प्रेशर बदल के P1 से P2 हो जाता है, वॉल्यूम V1 से V2 हो जाता है, टेम्परेचर T1 से T2 हो जाता है। तो इस प्रकार से ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, यानी कि सिस्टम ए जो सिस्टम हमारा है वो स्टेट 1 से स्टेट 2 के बीच में जो इंटरमीडिएट स्टेट वो फॉलो करके आता है, जो इंटरमीडिएट स्टेट कॉन्टिन्यूअसली चेंज होकर वो स्टेट 1 से इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट पे पहुंचता है, वही कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट हमारा कहा जाता है। उसी को हम कहते हैं प्रोसेस। प्रोसेस हमारे दो प्रकार के होते हैं। प्रोसेस को हमने बताया द कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट इज नोन एज प्रोसेस, यानी जो लगातार अवस्थाओं में परिवर्तन है, सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल स्टेट में आता है तो जो इंटरमीडिएट स्टेट से होकर आता है, इसी इंटरमीडिएट स्टेट को हम देखते हैं कि एक कॉन्टिन्यूअस चेंज होता है। यही जो कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, ये कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, ये डिसकॉन्टिन्यूअस नहीं है, कॉन्टिन्यूअस है। ये कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट हमारा प्रोसेस कहा जाता है। तो प्रोसेस हमारे मेनली दो प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, सिंपली समझते हैं रिवर्सिबल प्रोसेस के बारे में। देखिए यहां से हम लेते हैं कोई दो कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की कंसीडर करते हैं। हमने मान लिया प्रेशर और वॉल्यूम ग्राफ हम कंसीडर करते हैं। हम मानते हैं ये स्टेट 1 हमारा है, यहाँ पे सिस्टम को हम यहाँ प्रेशर बनाते हैं, यहाँ प्रेशर, ये जो वाई एक्सिस है ये हमारा प्रेशर रिप्रेजेंट करेगी और जो एक्स एक्सिस है हमारा वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करेगी। तो यहाँ से देखिए ये हमारा हो गया, तो ये हमारा प्रेशर हो गया। प्रेशर कितना हो गया, P1 हम मान लेते हैं, और यहाँ पे हम आते हैं, ये हमारा हो गया वॉल्यूम V1, ये हम प्रेशर मान लेते हैं, ये हमारा हो गया वॉल्यूम V1। ठीक, अब हम सिस्टम को एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं। एनर्जी ट्रांसफर करने के माध्यम से सिस्टम क्या लगातार कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को फॉलो करता है और सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है, यहाँ पे आ जाता है, हम यहाँ आता है स्टेट 2 में। एनर्जी ट्रांसफॉर्म करते हैं, एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन के माध्यम से लगातार सिस्टम कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट के माध्यम से आता है और यहाँ स्टेट 2 में पहुँचता है। यहाँ पे अब हम यहाँ देखते हैं कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अब कैरेक्टरिस्टिक्स यहाँ देखेंगे तो यहाँ हम देखते हैं कि इसका प्रेशर होता है P2 और वॉल्यूम हो जाता है, यहाँ पे वॉल्यूम हमारा होता है V2, वॉल्यूम हो जाता है V2। ठीक है, प्रेशर होता है P2, वॉल्यूम होता है V2। अब हमने यहाँ देखा कि सिस्टम हमारा क्या है कि स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है। रिवर्सिबल की बात अगर हम करें, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा है कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट से। ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट का मतलब क्या है कि पहले सिस्टम हमारा यहाँ से यहाँ आता है, फिर उसी प्रकार का चेंज होता है, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ, इस प्रकार से कॉन्टिन्यूअस जो चेंज ऑफ स्टेट है ये इक्विलिब्रियम स्टेट से चेंज होते हुए स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है। तो स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है यदि सिस्टम, तो हम इसको बोलते हैं सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है। तो ये जो कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है यही हमारा प्रोसेस है। प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल कब कहा जाएगा, जब हम सिस्टम को जिस प्रोसेस से कंसीडर कर रहे हैं, सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा है, मान लेते हैं कि जिस कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट से आ रहा है ये हमारा ए है। यही जो ए है, ये जो कंटिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट है, जो इक्विलिब्रियम स्टेट है, इंटरमीडिएट इक्विलिब्रियम स्टेट, यही हमारा क्या है, पाथ है। इसी को हम बोलेंगे पाथ। ये हमारा पाथ है, इससे मानते हैं सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है पाथ ए के द्वारा अगर आता है, और फिर सिस्टम को अगर हम कंसीडर करें, सिस्टम हमारा पुनः स्टेट 2 से स्टेट 1 में पहुंच जाता है इसी पाथ ए के माध्यम से। तो ये पाथ हमारा कैसा पाथ कहा जाएगा, रिवर्सिबल पाथ कहा जाएगा। कब कहा जाएगा, जब सिस्टम हमारा पाथ ए को फॉलो करके स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए और पुनः स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस उसी पाथ ए के माध्यम से, पाथ ए से स्टेट 1 से स्टेट 2 में आए और फिर पाथ ए से ही स्टेट 2 से स्टेट 1 में अगर वापस हो जाए तो ये पाथ ए हमारा रिवर्सिबल पाथ कहा जाएगा और यही प्रोसेस हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। यानी रिवर्सिबल प्रोसेस क्या है, रिवर्सिबल प्रोसेस में आप कह सकते हैं कि जो डायरेक्ट चेंज हो, यानी जो सिस्टम हमारा यानी कि डायरेक्ट चेंज हो, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आ रहा है वही चेंज, जिस प्रकार से सीधे प्रक्रम में चेंजिंग हो वही प्रक्रम क्या हो, रिवर्स ऑर्डर में भी हो। यानी सिस्टम जिस पाथ को फॉलो करके सिस्टम
इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आए, अगर उसी पाथ को फॉलो करके सिस्टम हमारा फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में वापस चला जाता है, तो जो हमारा पाथ होगा उस पाथ को हम रिवर्सिबल पाथ कहेंगे, और जो हमारा प्रोसेस होगा उसी प्रोसेस को हम रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। यानी कंटीन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट, यहाँ लगातार स्टेट में चेंज होती है, चेंजिंग होती है। तो जो ये स्टेट कंटीन्यूअस लगातार चेंज होते हैं, ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम स्टेट है। इक्विलिब्रियम स्टेट के माध्यम से सिस्टम हमारा क्या है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है, और पुनः अगर ये स्टेट 2 से स्टेट 1 में इसी सिमिलर पाथ ए से वापस चला जाता है, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। कोई भी फिजिकली अगर हम इन नेचर समझें, तो कोई भी फिजिकली यानी अगर हम एग्जांपल समझें, तो कोई भी इसका एग्जांपल नहीं है रिवर्सिबल प्रोसेस का। यानी कोई भी सिस्टम परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस को फॉलो नहीं करता है। तो फिर हमारे मन में एक बात आएगी कि रिवर्सिबल प्रोसेस जब कोई भी सिस्टम होता नहीं, तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस पढ़ते क्यों हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस एक आइडियल प्रोसेस है। हम इसको इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि हम इसी की सहायता से हम ये चेक कर पाते हैं कि जो हम फिजिकली जो हम यानी कि प्रोसेस कंसीडर करेंगे, जो हम सिस्टम बनाए लेंगे, वो सिस्टम हमारा फिजिकली कितना इसके समीप है, इसके क्लोज कितना है, रिवर्सिबल प्रोसेस के कितना समीप, बेंचमार्क करने के लिए हम इसको कंसीडर करते हैं कि सिस्टम हमारा इसके कितने समीप है, यानी रिवर्सिबल प्रोसेस को कितना फॉलो करता है। ठीक है, यानी सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में है, तो रिवर्सिबल प्रोसेस के बीच के जो इंटरमीडिएट स्टेट्स हैं, वो कैसे स्टेट्स होंगे? ऑल स्टेट्स आर इन इक्विलिब्रियम स्टेट, आर एन इक्विलिब्रियम स्टेट। जितने भी इंटरमीडिएट स्टेट होंगे सब क्या होंगे? इक्विलिब्रियम स्टेट होंगे। यानी जो स्टेट्स होंगे, यहाँ से सिस्टम यहाँ आएगा, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, एक लाइन के द्वारा हम सारे इंटरमीडिएट स्टेट्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन रिवर्सिबल प्रोसेस। तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कब कहा जाएगा, ये समझ में आया कि यानी यदि कोई सिस्टम इनिशियल स्टेट से यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में पाथ ए के द्वारा आता है, और यदि सिस्टम हमारा स्टेट 2 से स्टेट 1 में पुनः वापस चला जाए इसी पाथ ए के माध्यम से, तो हम कहेंगे जो हमारा प्रोसेस है, जो पाथ है, वो हमारा पाथ कैसा कहा जाएगा? रिवर्सिबल पाथ कहा जाएगा। और प्रोसेस हमारा कैसा कहा जाएगा? रिवर्सिबल प्रोसेस। यानी यदि कोई सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में पाथ ए के द्वारा यदि आता है, यदि वो पाथ ए के ही द्वारा स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस चला जाए, तो हम कहेंगे कि सिस्टम क्या है? रिवर्सिबल प्रोसेस में है। ठीक है, ये हो गया रिवर्सिबल प्रोसेस। इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस जस्ट इसका अपोजिट है। यानी यदि सिस्टम हमारा इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में जिस पाथ से आए, और वो फाइनल स्टेट से इनिशियल स्टेट में उस पाथ से वापस ना जाए, तो सिस्टम हमारा क्या कहा जाता है? इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाता है। यानी एक बार जो परिवर्तन हो जाए, वो परिवर्तन दोबारा ना हो। यानी सिस्टम कहने का मतलब, जैसे यहाँ से P1 से, यहाँ देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी? P1 B1 थी। P1 B1 से सिस्टम बदल के P2 B2 हो जाता है पाथ ए के माध्यम से। यदि सिस्टम हमारा पाथ ए के माध्यम से P2 B2 से पुनः P1 B1 में चला जाए, यानी स्टेट 2 से स्टेट 1 में पुनः सेम पाथ से वापस चला जाए, तो सिस्टम रिवर्सिबल कहा जाएगा। और यदि सेम पाथ से सिस्टम हमारा इनिशियल से फाइनल आए, लेकिन फाइनल से इनिशियल उसी पाथ से, जिस पाथ से इनिशियल से फाइनल आता है, उस पाथ से फाइनल से इनिशियल वापस ना जाए, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं कहा जाएगा। यानी सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। सिंपली आप यहाँ से देख लीजिए, ये रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हो गया। इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हम देखते हैं, हम यहाँ मान लेते हैं ये प्रेशर हो गया, ये प्रेशर हो गया, वॉल्यूम हो गया। यहाँ स्टेट हम कंसीडर करते हैं स्टेट 1 हो गया। यहाँ हमने मान लिया कि इसका प्रेशर P1 है, वॉल्यूम हमने मान लिया V1 है। ठीक है, अब ये स्टेट चेंज होता है, यानी यहाँ से सिस्टम हमारा स्टेट 2 में आता है, प्रेशर हमारा क्या है? यहाँ हमारा प्रेशर हो गया P2, वॉल्यूम हो गया V2। बट ये सिस्टम यानी कि यदि ये इसको हम ए कंसीडर करते हैं, पाथ ए, सिस्टम हमारा यदि इनिशियल स्टेट यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है पाथ ए के द्वारा, और सिस्टम स्टेट 2 से स्टेट 1 में पाथ ए के द्वारा वापस नहीं होता है, किसी दूसरे पाथ से वापस होता है, किसी दूसरे पाथ से वापस जाता है फाइनल से इनिशियल, तो सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। यानी कहने का मतलब कि यदि कोई निकाय इनिशियल स्टेट से यानी प्रारंभिक अवस्था स्टेट 1 से स्टेट 2 में जिस पाथ से आता है, यदि उसी पाथ से स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस हो जाता है, तो सिस्टम हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। यदि सिस्टम इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट यानी स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है, जिस पाथ से स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है, उस पाथ से स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस नहीं होता है, यानी एक प्रकार से परमानेंट चेंज में परिवर्तित हो जाता है, तो हमारा सिस्टम इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाता है।
सेम पाथ से रिवर्स हो जाएगा अपोजिट ऑर्डर में, यानी जिस पाथ से आता है इनिशियल स्टेट से फाइनल में आया उसी पाथ से फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाएगा तो रिवर्सिबल कहा जाएगा। अगर जिस पाथ से इनिशियल से फाइनल में आया उस पाथ से फाइनल से इनिशियल में वापस नहीं होता है तो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल कहा जाएगा। जैसे हमने यहाँ आपको दिखाया, हमने यहाँ दिखाया कि सिस्टम हमारा स्टेट 1 में है, स्टेट 1 से स्टेट 2 में पाथ ए के माध्यम से पाथ ए को फॉलो करके स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है, लेकिन स्टेट 2 से स्टेट 1 में पाथ ए के माध्यम से वापस नहीं जा पाता है तो सिस्टम हमारा किस प्रोसेस में कहा जाएगा? इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। सिंपली अब हम यहाँ से इरिवर्सिबल प्रोसेस की अगर एग्जांपल देखें तो ढेर सारे प्रोसेस हमारे इरिवर्सिबल प्रोसेस कहे जा सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हम कहें कि द कंडक्टिंग ऑफ हीट या द हीट फ्लो टेक्स, जैसे हम यहाँ सिंपली इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल में अगर कंसीडर करें तो हम कह सकते हैं हीट फ्लो बिटवीन टू सिस्टम्स, जैसे हम कहें बिटवीन हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, यानी यदि उष्मा का प्रवाह हीट फ्लो करे हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में, उष्मा एक बार हॉट बॉडी से अगर कोल्ड बॉडी में चली आए तो पुनः उनको कांटेक्ट में लाने पे कोल्ड बॉडी से हीट वापस हॉट बॉडी में ट्रांसफॉर्म नहीं हो पाती है। जैसे हम माने कि ये हमारी कोई हॉट बॉडी है, ठीक है, हॉट बॉडी है, ठीक, ये हमारा कोई कोल्ड बॉडी है, ठीक, जब इनको हम कांटेक्ट में ले आएंगे, कांटेक्ट में आएंगे तो हीट फ्लो होगा। हीट फ्लो किधर से होगा? हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। हम जानते हैं बिजली कक्षाओं में पढ़े हैं कि उष्मा क्या है? उच्च ताप स्रोत से निम्न ताप स्रोत से, यानी कि अधिक गर्म पिंड से निम्न गर्म पिंड की ओर वापस जाएगा, यानी कि हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट ट्रांसफर होगा। लेकिन हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में हीट तो ट्रांसफर हो जाएगा, लेकिन अगर हम पुनः कोल्ड बॉडी को हॉट बॉडी के कॉन्टेक्ट में ले आए तो हम ये कह सकते हैं कि जितना हीट यहाँ से ट्रांसफर हुआ है, जितना टेम्परेचर यहाँ इसका इंक्रीज किया, वो टेम्परेचर यहाँ वापस आ जाए, यानी हीट फ्लो कर जाए। जितना हीट यहाँ से यहाँ ट्रांसफर हुआ वही हीट कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी को वापस हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो यही प्रोसेस हमारा क्या है? इरिवर्सिबल प्रोसेस, यानी एक परमानेंट चेंज हो जाए, यानी कहने का मतलब है कि एक बार इनिशियल से फाइनल में आ जाए, जिस प्रोसेस से आता है उसी प्रोसेस से फाइनल से इनिशियल में अगर वापस नहीं जाता है तो सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। और यदि इनिशियल से फाइनल जिस पाथ से आता है, जैसे यहाँ हमने आपको दिखाया कि सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में पाथ ए से आता है, यदि स्टेट 2 से स्टेट 1 में पाथ ए के माध्यम से वापस हो जाता है तो ये हमारा रिवर्सिबल प्रोसेस कहा जाएगा। यदि सिस्टम हमारा स्टेट 1 से स्टेट 2 में आता है पाथ ए से, लेकिन स्टेट 2 से स्टेट 1 में पाथ ए के माध्यम से वापस नहीं होता है तो प्रोसेस हमारा इरिवर्सिबल कहा जाएगा। रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जांपल में हमने आपको बताया कि ऐसा कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है जो रिवर्सिबल का परफेक्ट एग्जांपल हो रिवर्सिबल प्रोसेस का, क्योंकि कोई भी ऐसा प्रोसेस नहीं है जो रिवर्सिबल हो। रिवर्सिबल प्रोसेस का मतलब है कि यहाँ पे स्टेट 1 से स्टेट 2 में, यानी इनिशियल से फाइनल स्टेट में सिस्टम जब आएगा तो उसके यानी कहने का मतलब इनिशियल स्टेट से फाइनल स्टेट में आएगा तो उसके हीट में, यानी कहने का किसी भी प्रकार की का एनर्जी लॉस नहीं होगा। इनिशियल से फाइनल आएगा, फिर फाइनल से इनिशियल में जाएगा तो जितनी एनर्जी लेके इनिशियल से फाइनल में आता है उतनी एनर्जी से फाइनल से इनिशियल में वापस हो जाएगा। ऐसा संभव नहीं, यानी कि एनर्जी लॉस किसी भी प्रकार का रिवर्सिबल प्रोसेस में नहीं होता है, जो कि पर्टिकुलर फिजिकली अगर हम कंसीडर करें तो प्रैक्टिकली ऐसा संभव नहीं है। कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होता ही है, फ्रिक्शन के कारण कुछ न कुछ एनर्जी लॉस होगा। यानी कहने का मतलब है, जैसे कि अगर हम माने, जैसे हम यहाँ ही कंसीडर कर लें, यहाँ हम कंसीडर करते हैं कोई पिस्टन लगाते हैं, हम यहाँ से बाट बढ़ाते हैं, यानी कि ब्लॉक बढ़ाते जाते हैं, जैसे जैसे वेट बढ़ाएंगे पिस्टन हमारा नीचे की ओर आएगा। अब इतना नीचे ये डिस्प्लेस करता है, जो वर्क डन हमको फाइंड होता है। अब धीरे धीरे बाट को हम जैसे ही बाट को डिस्प्लेस कर देंगे तो सिस्टम ऐसा नहीं है कि यहाँ से हमारा पूर्ण रूपेण जितना वेट लेके जितनी एनर्जी यहाँ इसको ट्रांसफॉर्म हुई है उतनी एनर्जी यहाँ वापस चली जाएगी, ऐसा नहीं है। कुछ न कुछ इस फ्रिक्शन को, इसके फ्रिक्शन, पिस्टन के फ्रिक्शन के कारण कुछ एनर्जी लॉस हो जाएगी। इसलिए पर्टिकुलर यानी रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है। इसलिए हम कहते हैं कि फिजिकली, यानी कहने का मतलब है प्रैक्टिकली हमारे दैनिक जीवन में रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं है। क्वासी स्टैटिक, इसका एक पर्टिकुलर एग्जांपल हम सिंपली लेते हैं क्वासी स्टैटिक प्रोसेस। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस अभी हम आगे आपको पढ़ाएंगे। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस रिवर्सिबल प्रोसेस का एक एग्जांपल हो सकता है, बट हम परफेक्ट एग्जांपल उसको क्लियर परफेक्टली, यानी पूर्ण रूप से हम उसको रिवर्सिबल प्रोसेस, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं कह सकते हैं। समझ रहे हैं? रिवर्सिबल प्रोसेस क्यों नहीं कह सकते? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस वेरी स्लो होता है, बहुत ही स्लोली होता है, यानी कि धीरे धीरे पहले एक स्टेट से दूसरे स्टेट में, फिर दूसरे से तीसरे में, तीसरे से चौथे, इस प्रकार से इंटरमीडिएट स्टेट्स को, कॉन्टिन्यूअस चेंज ऑफ स्टेट को, इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करता है रिवर्सिबल प्रोसेस। सिस्टम जब रिवर्सिबल प्रोसेस में होता है तो इक्विलिब्रियम स्टेट को फॉलो करता है, यानी किसी भी प्रकार का देयर आर नो
एनर्जी लॉस बिटवीन द रिवर्सिबल प्रोसेस, यानी किसी भी प्रकार की ऊर्जा की हानि नहीं होती है रिवर्सिबल प्रोसेस में, इसलिए कोई पर्टिकुलर एग्जांपल इसका नहीं है। इसलिए रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए हमने बताया कि आपको क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसका कुछ इसके एग्जाम्पल से मैच करता है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, तो क्वासी स्टैटिक प्रोसेस जो हमारा होता है वो इससे मैच करेगा, लेकिन हम परफेक्टली इसके पूर्ण रूप से हम क्वासी स्टैटिक प्रोसेस को परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस कंसीडर नहीं कह सकते हैं, यानी नहीं कर सकते हैं, कंसीडर नहीं कर सकते हैं, उसको हम परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल में नहीं दे सकते हैं। ऑलमोस्ट रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, लगभग वो रिवर्सिबल प्रोसेस होता है, बट हम क्लियर रिवर्सिबल प्रोसेस उसको कंसीडर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि रिवर्सिबल प्रोसेस में किसी भी प्रकार का एनर्जी लॉस नहीं होता है, और ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जिसके जो रिवर्सिबल प्रोसेस में और एनर्जी लॉस ना हो, क्योंकि कहीं ना कहीं पिस्टन के फ्रिक्शन के कारण कुछ न कुछ एनर्जी का लॉस होता है। ये हो गया हमारा प्रोसेस। प्रोसेस में आपने पढ़ा रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस में आपको बताया गया सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जिस पाथ से आता है, यदि उसी पाथ से स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस चला जाता है तो प्रोसेस रिवर्सिबल है। यदि सिस्टम स्टेट 1 से स्टेट 2 में जिस पाथ से आता है उस पाथ से स्टेट 2 से स्टेट 1 में वापस नहीं हो पाता है तो प्रोसेस इरिवर्सिबल है। एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि रिवर्सिबल प्रोसेस का कोई एक परफेक्ट एग्जाम्पल नहीं है। क्वासी स्टैटिक प्रोसेस इसके कुछ समीप एग्जाम्पल में आता है, लेकिन हम उसको परफेक्टली रिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल में कंसीडर नहीं कर सकते हैं। ठीक, इसके बाद इरिवर्सिबल प्रोसेस के एग्जाम्पल में हमने आपको बताया कि जैसे हॉट बॉडी से हीट का ट्रांसफर होता है कोल्ड बॉडी में, और जब हीट ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि जब हॉट बॉडी कोल्ड बॉडी के इक्विवेलेंट टेम्परेचर हो जाता है, दोनों का टेम्परेचर आपस में इक्विवेलेंट हो जाता है, उसके बाद हम उनको कॉन्टैक्ट में ले आए और हम ये सोचे कि कोल्ड बॉडी से जो कोल्ड बॉडी थी उसका हीट ट्रांसफर हो जाए हॉट बॉडी में, और पुनः हॉट बॉडी का टेम्परेचर हीट यानी टेम्परेचर जितना था उतना हो जाए, तो ऐसा संभव नहीं है। तो एक प्रकार से इरिवर्सिबल प्रोसेस का एग्जाम्पल है, यानी जो एक प्रकार से एक बार परिवर्तन हो गया वो दोबारा उसी प्रोसेस से परिवर्तन ना हो। ठीक ना, एक स्टेट से सिस्टम दूसरे स्टेट में आया तो दूसरे से पहले स्टेट में उसी पाथ से वापस न जाए, सिस्टम हमारा इरिवर्सिबल प्रोसेस में कहा जाएगा। ये हो गया हमारा प्रोसेस, रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। अब आते हैं हम रिवर्सिबल प्रोसेस और इरिवर्सिबल प्रोसेस। नेक्स्ट हम प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम जो है वो 2 प्रकार की होती है। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम 2 प्रकार का होता है, इसको 2 भागों में डिवाइड किया गया है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी एंड एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम की डेफिनेशन में जैसे हमने आपको बताया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम इंटेंसिव, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी एंड इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ठीक है, यहां हम कंसीडर कर सकते हैं द कैरेक्टरिस्टिक्स of a system is known as property of system। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को हमने बताया आपको कि देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम 2 प्रकार के होते हैं। फर्स्टली हमने आपको बताया इंटेंसिव प्रॉपर्टी। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम आपका 2 प्रकार का होता है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी, और सेकंड आपका होता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी के बारे में हमने आपको बताया कि द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, अभी पीछे हमने आपको बताया था। ठीक है, देयर आर 2 टाइप ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। सिस्टम के जो प्रॉपर्टीज हैं वो 2 प्रकार की हैं,
इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव प्रॉपर्टी को सिंपली हम इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सटेंसिव को हम एक्सट्रिंसिक प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। ठीक है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम किसको कहते हैं? यानी सिस्टम की वे प्रॉपर्टीज, वे कैरेक्टरिस्टिक, सिस्टम के वे कैरेक्टरिस्टिक जो मास पे डिपेंड नहीं करती, यानी इंडिपेंडेंट होती हैं मास से, वे प्रॉपर्टीज, वे कैरेक्टरिस्टिक्स हमारी क्या कही जाती है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कही जाती हैं। दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड्स अपॉन मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, या सिंपली कह सकते हैं कि दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। यानी इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम उसको कहेंगे कि जो प्रॉपर्टीज इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी जो प्रॉपर्टीज क्या होंगी? मास से इंडिपेंडेंट होंगी, यानी स्वतंत्र होंगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी वे प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड ना करती हों। फॉर एग्जांपल जैसे हम बताएं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में यानी वे प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती हैं। सिंपली हमको याद रखने के लिए जैसे इंटेंसिव प्रॉपर्टी क्या है, तो डेफिनेशन याद इसके नाम से रख सकते हैं आप, इंटेंसिव, आई यानी यहां भी है, इंडिपेंडेंट। इंटेंसिव प्रॉपर्टी कौन होगी? जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, मास से स्वतंत्र होगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे आपका हो गया, जैसे हमने आपको बताया कि सिस्टम की प्रॉपर्टीज क्या हैं, सिंपली सिस्टम की जो प्रॉपर्टीज हैं वो आपकी प्रेशर है, टेम्परेचर है, वॉल्यूम है, एनर्जी है और डेंसिटी है, ये मास है, ये सब सिस्टम की प्रॉपर्टीज हैं। ठीक है, तो वे प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी जो मास पे इंडिपेंडेंट होंगी, यानी मास से स्वतंत्र होंगी। वे प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे, जैसे प्रेशर, जैसे आपका हो गया प्रेशर, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, ये ऐसी प्रॉपर्टीज हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगी। जैसे प्रेशर की अगर बात करें कि प्रेशर कैसे मास पे डिपेंड नहीं करेगा, फॉर एग्जांपल जैसे ये रूम है, रूम क्या है? एयर से भरा हुआ है, हवा से भरा है। अगर हम इस पॉइंट पे किसी गेज को ले आए, किसी मीटर स्केल को ले आए, गेज को ले आए, किसी यानी कि मेजरमेंट इंस्ट्रूमेंट को लाएं और यहाँ पे हम प्रेशर मेजर करें, यहाँ पे प्रेशर अगर हम मेजर करें इस यहाँ पे, तो यहाँ जो प्रेशर आएगा यही हम अगर उस कोने पे जाके मेजर करें तो एयर प्रेशर जो यहाँ का है वायुमंडलीय दाब, वही वायुमंडलीय दाब वहाँ का होगा। ये अगर हम कंसीडर करें तो यहाँ क्या है? माइक्रोस्कोपिकली आप एनालिसिस हम कर रहे हैं। अगर हम माइक्रोस्कोपिकली बात करें तो यहाँ हम जैसे सिस्टम की कंसीडर करें माइक्रोस्कोपिकली यानी इंडिविजुअली अगर कंसीडर करें तो कहीं पे मास अलग रहेगा, ठीक ना। लेकिन प्रॉपर्टी अगर हम प्रेशर कंसीडर करें, जैसे मास यहाँ इंडिविजुअली बात करें, जैसे हम किसी वेजल को ले लेते हैं, इंडिविजुअली अगर हम बात करें तो हम किसी वेजल को कंसीडर करते हैं, जैसे ये वेजल हमने ले लिया, ठीक है, किसी वेजल को कंसीडर कर लिया, वेजल को कंसीडर कर लिए। अब यहाँ पे जैसे हम किसी वेजल को कंसीडर करते हैं, वेजल को हीट प्रोवाइड करेंगे तो वहाँ अलग अलग जैसे पॉइंट्स पे इंडिविजुअली अगर हम माइक्रोस्कोपिकली स्टडी कंसीडर करते हैं, माइक्रोस्कोपिकली कंसीडर करेंगे तो अलग अलग पार्ट्स पे अगर कंसीडर करें तो अलग अलग पार्ट्स पे उनके डिफिनेट यानी मास क्या होंगे? डिफरेंट मास होंगे। वहाँ प्रेशर हम कंसीडर करते हैं। इस प्रकार से अगर हम कंसीडर करें तो प्रेशर की बात सिंपली अगर हम माइक्रोस्कोपिकली भी कंसीडर करते हैं, यहाँ देखिए अगर हम यहाँ बात करते हैं तो माइक्रोस्कोपिकली स्टडी में तो हम यहाँ देख सकते हैं कि जैसे यहाँ हमने लिया इस पॉइंट पे प्रेशर, यहाँ पे मास अलग होगा, वहाँ पे मास अलग होगा, क्वांटिटी अलग है लेकिन प्रेशर यहाँ का जो है वही होगा, प्रेशर वहाँ का भी क्या है? क्वांटिटी पे डिपेंड करेगा। अगर हम सिंपली बात करें मैक्रोस्कोपिकली ऑब्जर्व करें तो मैक्रोस्कोपिकली में जैसे हम किसी सरफेस को कंसीडर करते हैं तो जो प्रेशर हम मेजर करते हैं, प्रेशर क्या है? प्रेशर इज द नॉर्मल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, किसी भी बॉडी के पर यूनिट प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला जो नॉर्मल फोर्स है, नॉर्मल फोर्स यानी कि जो सीधे बल कार्य करता है वही हम कहते हैं, या कह सकते हैं द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन द सरफेस ऑफ ए बॉडी ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस ऑफ बॉडी, यानी किसी भी पृष्ठ के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे कार्य करने वाला जो औसत बल है वही औसत बल हमारा क्या है? हम कह सकते हैं कि हमारा प्रेशर कहा जाएगा। किस केस में? जब हम किसी वेजल को कंसीडर करते हैं, लिक्विड स्टेट में या गैसेस स्टेट में मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे। जब मॉलिक्यूल्स को कंसीडर करेंगे तो मॉलिक्यूल कोलाइड करते हैं, कोलाइड करेंगे, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी डिफरेंट होती है, डिफरेंट वेलोसिटी होगी, कोलिजन करेंगे, एनर्जी डिफरेंट होगी, तो उनके प्रेशर अलग अलग वो डिफाइन करेंगे। प्रेशर अलग अलग पॉइंट पे अलग अलग फोर्स से वो
फोर्स एग्जर्ट करेंगे सरफेस पे, अलग अलग सरफेस पे अलग अलग फोर्स एग्जर्ट करेंगे, लेकिन जब हम उनको मैक्रोस्कोपिकली कंसीडर करेंगे तो ऑल द मॉलिक्यूल्स के जो भी फोर्स होंगे उसके एवरेज फोर्स को कंसीडर करेंगे, जो नॉर्मली एक्ट करता रहेगा सरफेस के पर यूनिट एरिया पे, सरफेस के पर यूनिट एरिया पे जो नॉर्मली फोर्स एक्ट करेगा वही फोर्स हम मेजर करते हैं, उसी को हम प्रेशर कहते हैं जो सरफेस एरिया पे कंसीडर होता है। ठीक ना, जैसे हम मानते हैं कि हमारे कुछ मॉलिक्यूल्स हैं, इस प्रकार से ये मॉलिक्यूल्स हो गए, ये डिफरेंट डायरेक्शन में अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं, जैसे ये इस प्रकार से फोर्स अप्लाई करते हैं, यहाँ प्रेशर सरफेस पे अलग अलग फोर्स अप्लाई करते हैं। तो यहाँ हम अगर प्रेशर की बात करेंगे तो प्रेशर क्या लेंगे, नॉर्मली फोर्स, द फोर्स एक्टिंग ऑन द पर यूनिट सरफेस एरिया, द नॉर्मली फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट सरफेस एरिया बॉडी, या कह सकते हैं द एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन नॉर्मली ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ द बॉडी या पर यूनिट एरिया ऑफ सरफेस इज नोन एज द प्रेशर। ठीक ना, प्रेशर ऑफ मॉलिक्यूल्स। तो प्रेशर हम कंसीडर करेंगे तो सारे मॉलिक्यूल्स जो अलग डिफरेंट डायरेक्शन से इससे फोर्स एग्जर्ट करते हैं, इनका एक औसत फोर्स यानी नॉर्मली फोर्स लेंगे, यही जो नॉर्मली फोर्स होगा ये पर यूनिट एरिया के लिए जो फोर्स होगा यही हमारा प्रेशर कहा जाएगा। प्रेशर P बराबर होता है फोर्स अपॉन एरिया। तो नॉर्मली फोर्स यहाँ जब हम कंसीडर करेंगे तो एवरेज फोर्स की बात करेंगे, तो एवरेज फोर्स लेंगे, चाहे हम यहाँ लें, चाहे यहाँ एवरेज फोर्स की बात करें, चाहे जहाँ एवरेज फोर्स की बात करें, तो प्रत्येक सरफेस यानी कि किसी भी वेजल के पर पूरे सरफेस पे अगर हम कंसीडर करें, चाहे जिस पॉइंट पे लें, तो नॉर्मली फोर्स जो एक्ट करेगा वो एक समान होगा, जो एवरेज फोर्स होगा वो एक समान होगा, इसलिए प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। अलग अलग पॉइंट पे मॉलिक्यूल्स का मास अलग अलग होगा, लेकिन प्रेशर हमारा क्या होगा, एवरेज फोर्स हम मेजर करेंगे, इसलिए एवरेज फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी, चाहे इस पॉइंट पे कंसीडर करें चाहे जिस पॉइंट पे कंसीडर करें, एवरेज फोर्स मेजर होगा, एवरेज फोर्स मेजर होगा, इसलिए प्रेशर हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करेगा, ठीक ना, प्रेशर मास पे डिपेंड नहीं करेगा। इस प्रकार से हम कह सकते हैं प्रेशर क्या है, इंडिपेंडेंट ऑफ मास है। तो प्रेशर हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आएगी। सिंपली अगर हम टेम्परेचर की बात करें, टेम्परेचर कंसीडर करें, तो टेम्परेचर के लिए हम मानते हैं कि हमारा कोई प्लेट है, ये हमारा प्लेट है, प्लेट का मास हमने मान लिया कि यम है, यम kg मास है। टेम्परेचर हमने मान लिया कि 150 डिग्री सी है, टेम्परेचर 150 डिग्री सी है। ठीक है, हमने इस प्लेट को क्या किया, दो भागों में डिवाइड कर दिया, प्लेट को हमने दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। हम ये देखना चाहते हैं कि मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। जैसे हमने प्रेशर के लिए बताया कि प्रेशर क्या है, अलग अलग पॉइंट्स पे प्रेशर डिफरेंट फोर्स एग्जर्ट करते हैं, लेकिन जब हम प्रेशर मेजर करेंगे किसी भी सरफेस पे, तो हम जो मॉलिक्यूल्स का प्रेशर मेजर करेंगे वो एवरेज फोर्स एक्टिंग नॉर्मली ऑन द पर यूनिट एरिया ऑफ बॉडी के प्रति एकांक क्षेत्रफल पे जो नॉर्मली फोर्स औसत बल कार्य करेगा, नॉर्मली और एवरेज फोर्स जो वर्क करेगा वही एवरेज फोर्स हमारा प्रेशर कहा जाएगा। ठीक है, तो एवरी पॉइंट चाहे हम यहाँ प्रेशर मेजर करें चाहे जहाँ प्रेशर मेजर करें, मॉलिक्यूल्स के प्रेशर क्या होगा, प्रेशर क्या होगा, एक समान होगा। भले वहाँ पे मास डिफरेंट हो, डेंसिटी अलग हो, लेकिन प्रेशर हमारा क्या होगा, एक समान होगा। इसलिए प्रेशर क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है। जैसे हमने यहाँ कमरे के एयर के लिए बताया कि हम यहाँ पे चाहे वायुमंडलीय दाब मेजर करें चाहे उस कोने में मेजर करें, वायुमंडलीय दाब क्या है, हर जगह एक समान, सर्वत्र एक समान होगा। इसलिए प्रेशर क्या है, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगी, मास से इंडिपेंडेंट होगी। तो प्रेशर हमारा किस में आएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आएगी। टेम्परेचर की बात करते हैं, टेम्परेचर हमने मान लिया कि कोई प्लेट है, प्लेट का मास हमने मान लिया कि m kg है, टेम्परेचर माना 150 डिग्री सी है। प्लेट को हम दो भागों में डिवाइड कर देते हैं। अब हम यहाँ मास अगर कंसीडर करें तो मास इसको हमने A में और B में दो पार्ट में डिवाइड कर दिया, तो m A इज इक्वल टू हमारा क्या होगा, m/2 टोटल मास बाई 2। अगर हम हाफली इसको डिवाइड करते हैं, आधा आधा डिवाइड कर देते हैं, दो भागों में डिवाइड करते हैं, तो मास क्या होगा, आधे में डिवाइड हो जाएगा। m A बराबर हो गया m/2, m B बराबर हो जाएगा m/2। बट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर हमारा क्या होगा, प्लेट A का भी टेम्परेचर अब भी हमारा 150 डिग्री सी रहेगा और प्लेट B का भी टेम्परेचर हमारा क्या होगा, 150 डिग्री सी रहेगा। यानी मास हमारा चेंज हो गया, मास के अकॉर्डिंगली टेम्परेचर चेंज नहीं हुआ। यानी टेम्परेचर क्या है, मास से इंडिपेंडेंट है। तो मास से जो प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट होगी वो प्रॉपर्टी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। इस प्रकार से ढेर सारी प्रॉपर्टीज इंटेंसिव प्रॉपर्टी में हम कंसीडर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल इसी प्रकार से हम डेंसिटी ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, एनर्जी ले सकते हैं, काइनेटिक एनर्जी ले सकते हैं। इस प्रकार से ढेर सारी प्रॉपर्टीज हैं, ठीक ना। डेंसिटी ले सकते हैं, एनर्जी नहीं, डेंसिटी ले सकते हैं, और जैसे इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी ये तमाम है, ये सब इंटेंसिव प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करेंगे वो हमारे क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। जैसे हमने आपको प्रेशर और टेम्परेचर के बारे में बताया, इसी प्रकार से डेंसिटी भी होगी, डेंसिटी भी चेंज नहीं होगी, डेंसिटी भी मास पे डिपेंड नहीं करेगी। आ जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। अगर हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी की बात करें तो सिंपली इंटेंसिव प्रॉपर्टी इंडिपेंडेंट ऑफ मास,
एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जस्ट इसका अपोजिट, डिपेंडेंट ऑफ मास यानी डिपेंडेंट ऑन मास, यानी वो प्रॉपर्टी जो मास पे डिपेंड नहीं करती है। इंटेंसिव इंडिपेंडेंट, एक्सटेंसिव डिपेंडेंट, ठीक है। जो मास पे डिपेंड करेगी वो एक्सटेंसिव कही जाएगी, जो मास पे डिपेंड नहीं करेगी वो इंटेंसिव कही जाएगी। तो मास के लिए हम यहाँ लिख सकते हैं इसकी प्रॉपर्टी डेफिनेशन अपने हिसाब से आप लिख सकते हैं, जैसे यहाँ हमने आपको लिखा है द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए सिस्टम इज नोन एज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। उसी प्रकार से इंटेंसिव प्रॉपर्टी को लिखना हो तो इंटेंसिव कौन होगा, जो इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। तो हम कह सकते हैं दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम या दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम विच डज नॉट डिपेंड्स ऑन मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, या आप कह सकते हैं दोज कैरेक्टर ऑफ सिस्टम विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ मास इज नोन एज इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। एक्सटेंसिव में एक्सटेंसिव क्या है, डिपेंडेंट होगा, तो आप लिख सकते हैं दोज प्रॉपर्टी या कह सकते हैं दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम विच डिपेंड्स ऑन मास इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम, या कह सकते हैं कि दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम विच डिपेंडेंट ऑन मास इज नोन एज एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को किसको बोलेंगे, जो डिपेंड करेगा मास पे, डिपेंडेंट ऑन मास, जो मास पे डिपेंड करेगा वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम कहा जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे एग्जांपल में इसके हम कंसीडर करें तो ले सकते हैं मास हो गया, मास स्वयं होगा, ठीक ना, वॉल्यूम हो गया, ठीक है, मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, जितनी प्रकार की एनर्जी आप जानते हैं, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, जो भी एनर्जी आप जानते हैं, सारी एनर्जी जो होंगी वो क्या होंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत हम कंसीडर कर सकते हैं। मास हो गया, वॉल्यूम हो गया, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, और भी जो भी एनर्जी आप जानते हैं, सारी एनर्जी, ऑल फॉर्म ऑफ एनर्जी, जितनी भी एनर्जी आप जानते हैं, सारी एनर्जी जो होंगी वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आती हैं। इंटेंसिव प्रॉपर्टी में आपको हमने डेफिनेशन जैसे बताया, टेम्परेचर, प्रेशर हो गया, डेंसिटी आप ले सकते हैं, डेंसिटी ले सकते हैं, थर्मल कंडक्टिविटी ले सकते हैं, ETC, ठीक है। इसमें मास ले सकते हैं, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी हो गया, पोटेंशियल एनर्जी हो गया, ठीक ना, एंट्रोपी हो गया, एंट्रोपी, एंथैल्पी, ETC, ठीक है। तो आपको प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में समझ आ गया होगा। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में हमने आपको बताया कि वे कैरेक्टरिस्टिक सिस्टम की जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, जो उसकी विशेषताएं, वही प्रॉपर्टी कही जाती हैं। दो प्रकार की प्रॉपर्टी हमने आपको बताई, इंटेंसिव और एक्सटेंसिव। इंटेंसिव हमने आपको बताया कि जो मास पे इंडिपेंडेंट है वो इंटेंसिव है, जो मास पे डिपेंडेंट है वो एक्सटेंसिव है। जैसे यहाँ मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक, पोटेंशियल एनर्जी, एंट्रोपी, एंथैल्पी, जितनी प्रकार की एनर्जी आप जानते हैं, वो सारी एनर्जीज जो होती हैं वो आपकी क्या कही जाएंगी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत ली जाएंगी। अब नेक्स्ट हम एक टॉपिक और आपको पढ़ा देते हैं इसमें, इसी में ही, वैसे सिंपली इंटेंसिव एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी आपने देखा कि डिपेंडेंट ऑन मास, ठीक है, मास, वॉल्यूम, इंटरनल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, एंट्रोपी और एंथैल्पी। जैसे मास है, मास सिंपली तो अलग अलग स्पेस, जैसे हम यहाँ कंसीडर करते हैं, कोई भी एक वेजल ले लेते हैं, ठीक ना, एक सिस्टम कंसीडर करते हैं जिसका मास हमने कंसीडर कर लिया यम है, कैपिटल M kg है, ठीक ना, यम मास कंसीडर किया। अगर हम इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दें, इस प्रकार से डिवाइड कर दें, ठीक है, 3 पार्ट में हमने इसको डिवाइड कर दिया इस प्रकार से, तो मास इसका हो जाएगा। अब ये टोटल मास इसका क्या है, टोटल सिस्टम हमने कंसीडर किया, टोटल मास तो कैपिटल M है, लेकिन यहाँ मास क्या हो जाएगा, M1 हो जाएगा, इसका मास अलग होगा M2, इसका मास M3 हो जाएगा। अब जैसे जैसे मास बदल जाएगा, वॉल्यूम भी आप देख रहे हैं यहाँ पे, यहाँ जैसे मास के अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी बदल गया। यहाँ इसका देखिए, जैसे हम यहाँ कंसीडर कर सकते हैं, 3 भागों में हमने डिवाइड किया है, तो यहाँ अपने फिजिकली ऑब्जर्वेशन से हम बता सकते हैं कि मास यहाँ से मास चेंज हो गया, तो यहाँ वॉल्यूम भी हम देख रहे हैं चेंज हो गया, V1 इसका V2 हो जाएगा,
ये वॉल्यूम V3 हो जाएगा। तो अलग अलग, यानी कहने का मतलब है कि जैसे मास बदल गया उसके अकॉर्डिंगली वॉल्यूम भी बदल गया। इसी प्रकार से एनर्जी, यहाँ पे नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कम होंगे, एनर्जी कम होगी। यहाँ नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ज्यादा होंगे, एनर्जी ज्यादा होगी। यहाँ और ज्यादा होंगे इसलिए एनर्जी और ज्यादा होगी, ठीक ना। इस प्रकार से एनर्जी क्या है, जैसे जैसे मास में चेंजिंग हुई वॉल्यूम भी चेंज हो गया और एनर्जी भी हमारी क्या हुई, चेंज हो गई। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि ये वो प्रॉपर्टीज है, यानी मास हमारा, वॉल्यूम या एनर्जी जो भी है, ये क्या है, मास पे डिपेंड है। मास के बदलने के साथ वॉल्यूम और एनर्जी भी बदल रही है, तो इसका मतलब ये क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगे। तो इसलिए हम मास, वॉल्यूम, एनर्जी, जितने भी प्रकार की एनर्जी हम जानते हैं सारी क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक और हम पॉइंट्स आपको बताते हैं, नोट भी करके आप लिख सकते हैं इसको, या एक डेफिनेशन के आधार पर हम आपको बता देते हैं। जैसे देखिए, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की अगर डेफिनेशन हम समझे, सिंपली समझे कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम पर यूनिट मास पे कंसीडर करें, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, तो जो प्रॉपर्टी बन के हमारी बाहर आएगी उसको हम क्या कहेंगे, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलेंगे, ठीक। यानी कहने के का मतलब है कि जिस भी प्रॉपर्टी के, यानी जिस भी यहाँ क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक वर्ड जुड़ गया, वो क्या कहें, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। यानी हम कह सकते हैं, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी की डेफिनेशन में आपको बता सकते हैं कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें, तो जो प्रॉपर्टी हमारी बन के बाहर आएगी, जो प्रॉपर्टी हमारी होगी, उसको हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में जैसे हम जनरली जानते हैं वॉल्यूम को कंसीडर कर लेते हैं। वॉल्यूम ही मानिए, वॉल्यूम हो गया, वॉल्यूम पर यूनिट मास लेंगे, यानी मास से डिवाइड करेंगे, यानी पर मास पे यहाँ वॉल्यूम का अगर हम यूनिट कंसीडर करें तो वॉल्यूम का यूनिट होगा मीटर क्यूब और मास का यूनिट होगा केजी, यानी पर केजी जितना वॉल्यूम आप कंसीडर करेंगे, यानी किसी को भी अगर पर केजी यानी पर मास पर यूनिट केजी का कंसीडर किया गया, 1 केजी पे अगर वॉल्यूम कंसीडर किया गया, तो जो वॉल्यूम हमारा होगा वो हमारा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाएगी। यानी इसको वॉल्यूम पर यूनिट मास को हम सिंपली कह सकते हैं, इसको कह सकते हैं स्पेसिफिक वॉल्यूम, स्पेसिफिक वॉल्यूम, जिसके साथ जिसको मास से डिवाइड किया गया उसके साथ वर्ड आपका आएगा स्पेसिफिक, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक। यानी जहां भी स्पेसिफिक वर्ड आ गया, यानी उस क्वांटिटी को हम क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एनर्जी यानी वॉल्यूम पर यूनिट मास, एनर्जी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक एनर्जी बात आई तो एनर्जी पर यूनिट मास। स्पेसिफिक वॉल्यूम, वॉल्यूम पर यूनिट मास, यानी जहां पे भी जिस क्वांटिटी को मास से डिवाइड कर दिया जाएगा वो क्वांटिटी हमारी क्या होगी, स्पेसिफिक हो जाएगी। जैसे स्पेसिफिक हीट यानी हीट को हम मास से डिवाइड कर देंगे, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम को मास से डिवाइड करेंगे, स्पेसिफिक एनर्जी यानी एनर्जी को मास से डिवाइड कर देंगे, ठीक। तो यहाँ अब यहाँ देखिए स्पेसिफिक वॉल्यूम हो गया मीटर क्यूब अपॉन केजी। अब यहाँ देखिए वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि जो मास पे डिपेंड करती हो, और जब हम मास से डिवाइड कर देंगे, यानी वॉल्यूम में क्या है, मास है, मास के अकॉर्डिंगली ये चेंज होगा। लेकिन हम जब मास से डिवाइड कर देंगे तो मास से डिवाइड कर देंगे, मास में यहाँ से निकल जाएगा तो बचेगा क्या, इंडिपेंडेंट ऑफ मास। ये मास पे डिपेंडेंट है और मास से जब डिवाइड कर देंगे तो क्या होगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा। तो जो भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज होंगी उसको हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी कह सकते हैं। यानी सिंपली हम कह सकते हैं कि वे प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती हैं, यानी कि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है, वह प्रॉपर्टी जिसको हम मास से डिवाइड कर दें। तो जिसको मास से डिवाइड कर देंगे तो मास क्या होगा, मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा, और जब मास से इंडिपेंडेंट हो जाएगा तो इस प्रॉपर्टी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोल सकते हैं। यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी इज नथिंग बट एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास, यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से डिवाइड कर दे, पर यूनिट मास से कंसीडर करें
हैं, तो जो प्रॉपर्टी निकल के आएगी उसको हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है कि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी जैसे वॉल्यूम है, वॉल्यूम मास पे डिपेंडेंट है, मास से डिवाइड कर दिया, मास आपका निकल गया, यानी क्या हो गया, मास से इंडिपेंडेंट। ये वॉल्यूम अपॉन मास क्या हो गया, स्पेसिफिक वॉल्यूम क्या हो गया, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गया। वॉल्यूम क्या था, मास पे डिपेंडेंट था, मास से डिवाइड आपने कर दिया, तो जो क्वांटिटी हमारी स्पेसिफिक वॉल्यूम बन के आई, यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं वॉल्यूम अपॉन मास, वॉल्यूम अपॉन मास। तो इसको आप कह सकते हैं एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास बोल सकते हैं, या स्पेसिफिक वॉल्यूम कह सकते हैं। तो ये क्या है, वॉल्यूम ये मास पे डिपेंड करता है, मास से आपने डिवाइड कर दिया, तो ये जो क्वांटिटी स्पेसिफिक वॉल्यूम बन के आई, ये क्या हो गई, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो गई, या इसी को हम कह सकते हैं इंटेंसिव प्रॉपर्टी। ये हमारी क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यानी जिसमें भी स्पेसिफिक वर्ड लगा रहेगा वो हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, स्पेसिफिक एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। यानी जिसमें भी स्पेसिफिक लग जाएगा वो इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगी। क्यों, क्योंकि स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वो प्रॉपर्टी है जो जिसको हम मास से डिवाइड करते हैं, यानी पर यूनिट मास पे कंसीडर करते हैं। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपका मास पे डिपेंड करती है, और उसको मास से जब डिवाइड कर देंगे तो मास से क्या होगी, इंडिपेंडेंट हो जाएगी। इसलिए हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी को इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। तो जिसके साथ स्पेसिफिक वर्ड आएगा उसको हम क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे, और जो प्रॉपर्टी हमारी बन के बाहर आएगी वो हमारी क्या कही जाएगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। यानी स्पेसिफिक वॉल्यूम हमारा क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएगा, यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगा। जैसे इसी प्रकार से अगर हम यहाँ कंसीडर करें स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी लें, यानी कहने का मतलब है काइनेटिक एनर्जी अपॉन मास। काइनेटिक एनर्जी यानी जूल हो गया, इसका यूनिट लें, और मास हो गया केजी। यानी पर यूनिट मास पे, प्रति एकांक मास पे, यानी कहने का मतलब है पर केजी मास पे इतनी 1 जूल एनर्जी हम यहाँ कंसीडर कर रहे हैं। तो यहाँ कहने का मतलब काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट मास कर रहे हैं, यानी कहने का मतलब है कि 1 केजी पे हम एनर्जी को कंसीडर कर रहे हैं, ठीक ना। तो यहाँ काइनेटिक एनर्जी हमारा क्या है, मास डिपेंडेंट है। जब मास पे आप डिवाइड कर देंगे तो जो प्रॉपर्टी मिल के बाहर आएगी, जो क्वांटिटी आपकी होगी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगी। तो स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में कह सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी आपकी कही जाएगी। ध्यान दीजिए और डीपली आपको समझाते हैं इसको और क्लियर हो जाएगा। काइनेटिक एनर्जी को हम देखिए, काइनेटिक एनर्जी को बोलते हैं हाफ mv स्क्वायर, फार्मूला होता है इसका, मास से आप डिवाइड कर देंगे, मास हो गया, मास मास कैंसिल आउट हो गया, वैल्यू आएगी हाफ v स्क्वायर। v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द सिस्टम, v क्या है, वेलोसिटी ऑफ द मॉलिक्यूल्स है, वेलोसिटी है। तो v क्या है, वेलोसिटी मास से इंडिपेंडेंट होती है, मास से इंडिपेंडेंट होगी, और जब मास से इंडिपेंडेंट होगी तो क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी कही जाएगी। तो इसलिए आप ये समझ सकते हैं सिंपली, यहाँ हमने कहा स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी वे हैं जी, यानी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी उसको कहते हैं किसको, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। यानी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में अगर हम मास से डिवाइड कर दें एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को, तो जो प्रॉपर्टी बन के बाहर आएगी वो हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाएगी, और वही स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हमारी क्या होगी, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी। और जब इंडिपेंडेंट ऑफ मास होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी बोलेंगे। तो सिंपली आप ये कह सकते हैं कि ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जिसके साथ स्पेसिफिक लग गया वो क्या होगी, इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। बट केवल एक पॉइंट को छोड़ के, किसको, स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़ के, स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़ के, और जिसके साथ स्पेसिफिक वर्ड साथ लगेगा वो ऑल द प्रॉपर्टीज जो स्पेसिफिक होंगी वो इंटेंसिव होंगी, केवल स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर। क्यों ऐसा कह रहे हैं हम, स्पेसिफिक डेंसिटी के लिए देख लीजिए, स्पेसिफिक डेंसिटी जिसके साथ स्पेसिफिक लगा उसको मास से डिवाइड कर दीजिए। स्पेसिफिक डेंसिटी यानी फार्मूला आपका बनेगा डेंसिटी अपॉन मास। डेंसिटी अपॉन मास ऐसे आप नहीं समझ पाएंगे। डेंसिटी का फार्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम अपॉन, यहाँ टोटल हो जाएगा, डिवाइड करेंगे मास से, या यहाँ से वैल्यू आ जाएगी स्मॉल m अपॉन m इंटू वी। ये m से कैंसिल आउट हो जाएगा, वैल्यू आएगी 1 अपॉन कैपिटल V। V क्या है, वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या है, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है। इसलिए स्पेसिफिक डेंसिटी को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी में नहीं लेते हैं, केवल स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर, और जितने भी वर्ड्स के, जितनी भी क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक वर्ड लगेगा वो सारे के सारे क्या होंगे, इंटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेंगे, इंडिपेंडेंट ऑफ मास होंगे।
केवल स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर। तो 2-3 पॉइंट हम आपको नोट करके लिखा देते हैं, बस उतना आप ध्यान रखेंगे तो कभी भी आपको इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में कोई कंफ्यूजन क्रिएट नहीं होगी, ठीक ना। देखिए, जितने स्पेसिफिक प्रॉपर्टी में आपने देखा इंटेंसिव और एक्सटेंसिव देखा, हमने आपको बताया सिंपल सी बात समझ लीजिए, इंटेंसिव जो मास से इंडिपेंडेंट हो, यानी जो मास पे डिपेंड ना करता हो, इंटेंसिव प्रॉपर्टी। जो मास पे डिपेंड करेगा, एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। एग्जाम्पल हमने आपको बताया है इंडिपेंडेंट एक्सटेंसिव का भी, इंटेंसिव का भी। जितनी भी एनर्जी हम जानते हैं सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी में आते हैं, ठीक है। अब स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को मास से अगर आप डिवाइड कर देंगे तो जो प्रॉपर्टी, जो वर्ड बाहर वर्ड प्रॉपर्टी बनेगी उसको हम स्पेसिफिक प्रॉपर्टी बोलते हैं। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो होती है वो सिंपली इंटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। क्यों? क्योंकि एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हमारी मास डिपेंडेंट होती है, और जब मास से डिवाइड कर देंगे तो मास बाहर हो जाएगा, इंडिपेंडेंट ऑफ मास हो जाएगा, इंटेंसिव प्रॉपर्टी हो जाएगी, ठीक है। अब हमने आपको कहा कि स्पेसिफिक वर्ड, स्पेसिफिक प्रॉपर्टी जो भी होंगी वो इंटेंसिव होंगी, जिसके साथ स्पेसिफिक लगा उसको हम मास से डिवाइड, जैसे स्पेसिफिक एनर्जी यानी एनर्जी अपॉन मास, स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम अपॉन मास, ठीक। तो स्पेसिफिक वर्ड जिसके साथ लगेगा वो सारी की सारी प्रॉपर्टीज हमारी इंटेंसिव, सारे के सारे क्वांटिटीज हमारी क्या होंगी? इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आएंगी, लेकिन केवल स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़ के। तो एक नोट पॉइंट रखेंगे तो आप हमेशा उसको, आपको ध्यान रहेगा, यहाँ देखिएगा, नोट पॉइंट पे लिखेंगे आप ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, ऑल स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, all specific property are intensive property, or intensive property except specific density। स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर। क्यों होता है ऐसा? यहाँ देख सकते हैं, यहाँ सिंपली आपको इसी के नीचे बता देते हैं। स्पेसिफिक डेंसिटी इज इक्वल टू, अगर लिखें तो हमने बताया आपको कि जिसके साथ स्पेसिफिक डेंसिटी, स्पेसिफिक वर्ड आया उसको हम मास से डिवाइड करेंगे, यानी डेंसिटी अपान हो जाएगा मास। डेंसिटी का फार्मूला आप जानते हैं, मास अपान वॉल्यूम होता है, अपान टोटल के डिवाइड करेंगे मास से, तो मास यहाँ ऊपर आएगा और ये इससे को कैंसिल आउट कर जाएगा, वैल्यू बचेगी आपकी स्पेसिफिक डेंसिटी के रीजन में 1/v, और v हमारी क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, ठीक ना। इसलिए स्पेसिफिक डेंसिटी हमारी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। इसलिए हमने कहा कि स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर और जो भी स्पेसिफिक वर्ड के साथ आएंगी वो आपकी इंटेंसिव होंगी, ठीक। दूसरा आपको हमने लिखाया है कि टू द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी, the ratio of two specific, the ratio of two extensive property is an intensive property, is an intensive property, ठीक है। इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। इस प्रकार से प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में आपने जाना। हमने आपको बताया आज थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम क्या है, मैकेनिकल इक्विलिब्रियम, केमिकल इक्विलिब्रियम और थर्मल इक्विलिब्रियम के बारे में बताया। इसके बाद हमने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम बताया। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के साथ ही हमने आपको प्रोसेस के बारे में बताया। प्रोसेस हमने आपको बताया कि 2 प्रकार के होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। उसके एग्जांपल भी हमने बताया। एग्जांपल में रिवर्सिबल का हमने आपको बताया क्वासी स्टैटिक प्रोसेस, जो अगले क्लास में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे, ठीक है, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस के बारे में। फिर प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम को हमने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम। प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम हमारे 2 प्रकार के होते हैं, इंटेंसिव प्रॉपर्टी और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। इंटेंसिव को हम इंटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं, एक्सटेंसिव को हम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी बोलते हैं। इंटेंसिव इन, जैसे इन है इंटेंसिव प्रॉपर्टी यानी इंडिपेंडेंट ऑफ मास, यानी दोज प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम आप कह सकते हैं, दोज कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिस्टम which does not depends on mass is known as the intensive property of system कह सकते हैं, या कह सकते हैं those characteristics of system which
which is independent of mass is known as the intensive property of system. फॉर एग्जाम्पल हमने आपको बताया कि प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, प्रेशर, टेम्परेचर, डेंसिटी, ये सब आपके क्या है, इंटेंसिव प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम है। प्रेशर हो गया, टेम्परेचर हो गया, डेंसिटी हो गया, थर्मल कंडक्टिविटी हो गया, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी हो गया। इस प्रकार से ढेर सारी प्रॉपर्टीज ऐसी हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऐसे हैं जो मास पे डिपेंड नहीं करते, इंटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। एक्सटेंसिव में हमने आपको बताया कि वे प्रॉपर्टीज जो मास पे डिपेंड करती है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है। जैसे हमने आपको बताया मास, वॉल्यूम हो गया, जितनी प्रकार की एनर्जी हम जानते हैं वो सारी एनर्जी हो गई, ठीक ना, वो एंट्रोपी हो गया, एंथैल्पी हो गया, सब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी के अंतर्गत आते हैं। फिर हमने आपको स्पेसिफिक प्रॉपर्टी के बारे में बताया। स्पेसिफिक प्रॉपर्टी क्या है? स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आपका कहा जाता है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी पर यूनिट मास। यानी कहने का मतलब एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर हम मास से डिवाइड कर दें तो जो क्वांटिटी जो प्रॉपर्टी निकल के आती है वही हमारी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी कही जाती है। यानी उस जिस क्वांटिटी के साथ स्पेसिफिक वर्ड साथ में लग गया वो उसको हम क्या करेंगे, मास से डिवाइड कर देंगे। जैसे स्पेसिफिक वॉल्यूम यानी वॉल्यूम अपान मास, स्पेसिफिक एनर्जी यानी एनर्जी अपान मास, स्पेसिफिक काइनेटिक एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी अपान मास। इस प्रकार से हमने अभी आपको पीछे वीडियो में सारी चीजें बताई हैं। ठीक, अब हमने दो नोट पॉइंट आपको लिखा है कि ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी, जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं सभी को हम ऑल द स्पेसिफिक प्रॉपर्टी आर इंटेंसिव प्रॉपर्टी एक्सेप्ट स्पेसिफिक डेंसिटी। जितनी भी स्पेसिफिक प्रॉपर्टी हैं वो सभी इंटेंसिव प्रॉपर्टी हैं स्पेसिफिक डेंसिटी को छोड़कर। क्यों इसको छोड़कर? स्पेसिफिक डेंसिटी को हमने लिखा तो हमने बताया कि स्पेसिफिक जिसके साथ लगा उसको हम मास से डिवाइड करेंगे। हमने मास से डिवाइड कर दिया, मास इसको कैंसिल आउट कर देगा, वैल्यू बची हमारी स्पेसिफिक डेंसिटी इक्वल टू 1/v। 1/v, v क्या है हमारा? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी यानी वॉल्यूम है, वॉल्यूम एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता है, इसलिए स्पेसिफिक डेंसिटी हमारी क्या होगी? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को फॉलो करेगी, इंटेंसिव नहीं होगी, इसलिए एक्सेप्ट स्पेसिफिक डेंसिटी हमने यहाँ लिखा है। नीचे हमने लिखा कि द रेशियो ऑफ टू एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी इज एन इंटेंसिव प्रॉपर्टी। दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को अगर आपस में डिवाइड कर दिया जाए तो हमको जो वर्ड मिलेगा वो इंटेंसिव होगा, ठीक ना। जैसे मास एक्सटेंसिव है अपान वॉल्यूम, मास अपान वॉल्यूम आपने कर दिया, मास अपान वॉल्यूम करेंगे, मास अपान वॉल्यूम यानी डेंसिटी, और डेंसिटी हमारी क्या है? डेंसिटी हमारी इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। यानी दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी को आपस में डिवाइड कर देंगे, दो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी का जो रेशियो होगा वो भी इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगा। जैसे यहाँ मास और वॉल्यूम हमारे क्या है? एक्सटेंसिव प्रॉपर्टीज हैं, इनका रेशियो देखिए, ये भी एक्सटेंसिव है, ये भी एक्सटेंसिव है, एक्सटेंसिव है ना, दोनों को डिवाइड किया, दोनों का रेशियो क्या होगा? इंटेंसिव होगा, यानी डेंसिटी आया, डेंसिटी हमारा क्या होगा? इंटेंसिव प्रॉपर्टी होगी। इस प्रकार से हमने प्रॉपर्टी ऑफ सिस्टम के बारे में पढ़ा। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर जो हम लेके आएंगे आपको, हम आपको फेज के बारे में, क्वासी स्टैटिक प्रोसेस और लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स वगैरह और कई नए टॉपिक्स के बारे में बताएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।